जानते हो ना इसको, नाम तो सुना ही होगा। मतलब कितनी ही बार होता है ना कि किसी मांगा या वेबटून के ऊपर 1 बिलियन से ज्यादा रीडर्स हो जाएं। एनिमे के प्रोडक्शन में आने से पहले ही पिंटरेस्ट, रेडिट हर जगह पे उसके फैंडम खड़े हो जाए और जब फाइनली वो स्क्रीन पे हिट हो तो पहले एपिसोड से लेकर लेटेस्ट रनिंग एनिमे एपिसोड्स तक मेन कैरेक्टर की हाइप 7वें आसमान पे चली जाए। तो ये कुछ कहानी है सोलो लेवलिंग और उसके मेन कैरेक्टर संग जिनवू की। तो कैसे बना ये इतना पॉपुलर, क्यों है जिनवू एक ब्रोकन एनिमे हीरो। आज मैं इन सारे रीजंस के साथ आपके सामने अपनी नई वीडियो सीरीज भी लेके आना चाहता हूं जिसका नाम है हीरो इनसाइडर, जिसमें मैं अलग अलग एनिमे हीरोज, अलग अलग फिक्शन के हीरोज के ऊपर एक अलग नजरिया, एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग टेक रखने वाला। और पहले एपिसोड के लिए सोलो लेवलिंग से बढ़िया स्टार्ट क्या हो सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हीरो इनसाइडर। शुरुआत करते हैं एक एनिमे व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसा कि एक एज ओल्ड पुराना आर्गुमेंट चलता आता है ना कि मांगा रीडर और एक एनिमे व्यूअर के बीच में स्टोरी से ज्यादा कनेक्टेड कौन रहता है। तो मेरी अगर मैं बात करूं तो मैंने सोलो लेवलिंग को देखना शुरू किया था एनिमे से। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैं मांगा उतनी नहीं पढ़ता हूं, मैं थोड़ा बहुत उसके अंदर अपडेट्स वगैरह फॉलो कर लेता हूं, बट मैं उसके अंदर एक एविड रीडर नहीं। एंड दैट्स व्हाई इस वीडियो के पहले पार्ट को एक एनिमे व्यूअर के पर्सपेक्टिव से ही बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है। जापान के अंदर कुछ रैंडम गेट्स ओपन हो गए हैं, जिसको कि तुम गेट बोलो, पोर्टल बोलो, बात एक ही है। और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग स्पीशीज के मॉन्स्टर्स रहते हैं, जो कि वही है यार, वो ड्रैगन्स, ऑक्स, गॉब्लिन्स, एल्व्स, ये तुम बाकी किसी और भी एनिमे में देख चुके हो। और एक और फन फैक्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि एक और जापानीज एनिमे है जिसका नाम ही है गेट। अगर आपने इसका नाम अभी तक नहीं सुना है और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो एक बार जाके इसको चेकआउट जरूर करना। बड़ा अमेजिंग एनिमे है ये भी, जिसके अंदर वही स्टोरी है कि जापान के अंदर एक दूसरे पोर्टल का गेट ओपन होता है, जिसके अंदर ह्यूमंस जाकर फिर लड़ाइयां या फिर रिसोर्सेज को स्कैवेंज करते हैं। और ऊपर से देखें तो सोलो लेवलिंग के अंदर भी जो स्टार्टिंग में प्लॉट दिखता है वो यही है कि जापान के अंदर कोई रैंडम गेट्स ओपन हो गए हैं और ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भी जहां अलग अलग ह्यूमंस के अंदर कुछ रैंडम लेवल पे पावर्स और एबिलिटीज आ गई हैं, तो फिर वहां पे भी एक हंटर एसोसिएशन बन गई है, जैसे कि ठीक तुमने हंटर एक्स हंटर में देखी होगी। बट सोलो लेवलिंग वाले केस में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग गिल्ड और अलग अलग बैटल पार्टी बना के ना ये पोर्टल्स के अंदर जाते हैं और वहां पे जाके इनका गोल ये होता है कि पोर्टल के अंदर जो भी बॉस है, यानी कि जो भी मेन एंटिटी या बीइंग अंदर बैठा है ना, उसको हराकर उस पोर्टल को बंद करना और उसी पूरी फाइटिंग और पोर्टल को बंद करने के बीच में जितने भी रिसोर्सेज अंदर हैं, एग्जांपल के लिए कोई क्रिस्टल या फिर कोई मैजिकल एलिमेंट आइटम, उसको उठाकर वापस से अपने ह्यूमन रियल्म में लेके आना। तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो स्टोरी कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप नहीं जाती है, ये वही टिपिकल चीजें जो तुमने किसी और एनिमे में ऑलमोस्ट देखी होंगी। बट सोलो लेवलिंग के अंदर जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना, वो आता है एक हिडन डंजन के अंदर, जहाँ पे लिटरली एक गॉड लेवल बीइंग होता है और एकदम से हमारे लो पावर वाले एमसी यानी कि संग जिनवू का सामना उससे हो जाता है। अब सच बताऊं ना यार, तो सोलो लेवलिंग को जब मैं एज अ एनिमे देख रहा था ना, तो मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा इसके अंदर कोई टर्न आएगा। इसको देखने से पहले जो इंटरनेट के ऊपर इसकी हाइप थी, उससे मुझे इतना तो अंदाजा था कि इसके अंदर कुछ खतरनाक चीजें तो जरूर हैं, लेकिन पहले सीजन के इतने स्टार्टिंग एपिसोड्स के अंदर ही इतने बड़े यहाँ पे स्टेक सेट हो जाएंगे और मेन कैरेक्टर इतने बड़े ग्रेव डेंजर में फंस जाएगा, इसका तो अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। लेकिन क्योंकि अपना भी थोड़ा सा एनिमे देखने का इतिहास है, तो इतना तो पता था कि यहाँ पे मरने तो वाला नहीं है। बट ये दिमाग में पॉइंट जरूर चल रहा था कि यहाँ से ये बचेगा कैसे, क्योंकि जो सामने इसके डेंजर है ना, वो अभी अपने मेन कैरेक्टर के और इसके वर्ल्ड के किसी भी दूसरे कैरेक्टर के पावर लेवल से बहुत ही आगे की चीज है। बट देन अगेन, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एनिमे वर्ल्ड, टेबल यहाँ पे दोबारा से पलटता है भाई और जिनवू हमारा बच जाता है। जिसमें सच बताऊं ना, एज अ एनिमे व्यूअर मुझे लगा था कि शायद इसको उस डंजन के अंदर जो गॉड स्टैचू है, या तो उसने इसके ऊपर तरस खा के इसको छोड़ दिया, या फिर इसको किसी और कैरेक्टर ने एकदम एंड पॉइंट पे आकर बचा लिया। बट डैम टू माय सरप्राइज, जो मुझे यहाँ पे पता चलता है, यहाँ तो कुछ एक रैंडम चीज ने इसको बचाया है, जिसको ये सिस्टम बोलता है। अब सच बताऊं, एज अ एनिमे व्यूअर मैं इस सिस्टम से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, कौन सा सिस्टम, क्या गेम, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। रैंडम दुनिया में चलते चलते इसके सामने गेमिंग की वर्चुअल स्क्रीन्स ओपन हो जाती है, उसके अंदर पावर लेवल, स्टैट्स लेवल, ये सब चीजें लिखी हुई है और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि भाई ये इतने सीरियस एनिमे के अंदर वीडियो गेम वाले रेफरेंस कहाँ से आ गए। और अगर आपने भी अभी तक सोलो लेवलिंग देखा है तो आप यहाँ पे जानते हो कि बाकी किसी और दूसरे एनिमे की तरह यहाँ पे भी एक जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है ना, उनके अंदर एक पावर कैटेगरी है। एग्जाम्पल के लिए जो एस रैंक वाले हीरोज हैं, वो समझ लो तुम क्रीम ऑफ द टॉप है, उनके पास सबसे ज्यादा पैसे भी है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी है और पावर स्केलिंग तो नेक्स्ट लेवल जा रखी है। लेकिन संग जिनवू के केस में, जो कि अपना स्टार्टिंग में ई लेवल का हीरो होता है ना, अचानक से उसके पास ये जो सिस्टम आ गया है, इसके अंदर इसको रैंडम चैलेंजेस मिलते हैं और जैसे ही उस चैलेंज को पास करता है, इसका पावर लेवल बढ़ जाता है। और जैसे ही मैंने एज अ एनिमे व्यूअर ये चीज देखी, मेरे तो दिमाग में ये हो गया भाई ये तो पूरी स्टोरी ही ब्रेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि
क्योंकि स्टोरी के अंदर ये जो हीरोज के लेवल्स है ना, ई से लेकर एस तक के, जिन्वू और उसका ये सिस्टम इन सबको ब्रेक कर देता है। क्योंकि इसके सिस्टम के अंदर कोई भी एक अपर लिमिट नहीं है। ये जितना ज्यादा अपने आप को चैलेंज देगा, जितने ज्यादा पावरफुल बीइंग से लड़ाई करेगा, उतना ज्यादा वो सिस्टम इसको पावर देता जाएगा। और इसके वर्ल्ड में जैसे कि अलग अलग टाइप के हीरोज होते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए कोई टैंक है जिसका काम है सिर्फ जाके घूसे लात चलाना। दूसरा बंदा अगर कोई है तो वो सिर्फ एक मेज है जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर या हीलिंग करता है। लेकिन जिन्वू के केस में तो इसके अंदर ना सिर्फ टैंक लेवल की स्ट्रेंथ आ जाती है, बल्कि टॉप से टॉप लेवल के मैजिक भी करने लग जाता है हर ये। और दैट पॉइंट अलोन ब्रेक्स द होल पावर स्केलिंग ऑफ दिस एनिमे। और अगर आप एक मांगा व्यूअर हैं और आपने सोलो लेवलिंग की मांगा भी पढ़ी है, तो आई एम श्योर कि यहाँ तक मेरी बातें सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि एक मांगा रीडर और एक एनिमे व्यूअर के बीच में जो स्टोरी को लेके कनेक्ट होता है ना, उसका डिस्टेंस कितना बड़ा होता है। क्योंकि आई एम श्योर मैंने यहाँ पे जो भी बातें की है ना, उन सब के जवाब आपको मांगा के अंदर ऑलरेडी मिल चुके हैं कि सिस्टम असल में क्या है, जिन्वू को बचाया किसने, इसके अंदर पावर कैसे है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई मेरे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी रुक नहीं रही थी, इसीलिए मैंने भी जाके सोलो लेवलिंग की मांगा को पूरा तो नहीं पढ़ा, बट थोड़ा बहुत जब इसके बारे में जाना ना, तो मुझे पता चला कि जिन्वू भाई साहब ह्यूमन तो नहीं है। जिसका कि सबसे पहला हिंट हमें एनिमे के अंदर इसके दूसरे सीजन के एपिसोड में भी दिख जाता है, जब ये व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोगों के साथ रेड गेट के अंदर जाता है और वहां पे इसको आइस एल्फ्स के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। तो वहां पे वो जो आइस एल्फ का बॉस यानी कि जो उनका लीडर होता है ना, वो इसको खुद से बोल देता है कि व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग एंड हाइडिंग इन द ह्यूमंस व्हेन यू आर क्लियरली नॉट। और सच बता रहा हूँ, ये चीज सुनकर तो मेरे दिमाग में जैसे वो लाइट बल्ब ऑन होता है ना, वो हुआ कि हाँ भाई, अब चीजें नाउ फाइनली स्टार्ट्स टू मेक अ सेंस कि इसके पास ये सिस्टम वाली चीज क्या है, इसके अंदर इतनी पावर कैसे, ये कैसे अपने पावर स्केल को बढ़ा पा रहा है। और जब मैंने थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को मांगा की तरफ शिफ्ट किया ना, तब मुझे यहाँ पे पता चला कि इसकी जो स्टोरी है वो सिर्फ किसी रैंडम जापान के अंदर ओपन हुए पोर्टल या फिर ह्यूमंस के बैटल की नहीं है, बट इसके अंदर तो कुछ अपर लेवल के सिनेरियोज होने वाले हैं। जिसके एक थोड़े से एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक टच दूं, तो वो है कि इसमें गॉड्स की एंट्री होने वाली है। और मैं एक और बार फिर से कह देता हूं कि मैंने इसकी पूरी मांगा नहीं पढ़ी है, मैंने इसको कैचअप तो बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन जितना भी मैंने इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत इसकी जानकारी ली है ना, उससे मुझे पता चल चुका है कि जो जिन्वू है ये अपना कोई टिपिकल एनिमे हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसी इसकी स्टोरी है, जैसी इसकी स्टार्ट है और जिस लेवल का इसके अंदर पावर स्केलिंग का पोटेंशियल है ना, ये आपको किसी और एनिमे के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज चाकू छुरी लेकर मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी की तलवार मत लगाना। मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ नाम उठा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए वन पीस के अंदर जैसे लूफी है, नारुतो के अंदर ऑब्वियसली नारुतो है, ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू है, या फिर और किसी और एनिमे के सुपर पावरफुल एमसीज हैं, उनके अंदर ना आपको पता होता है कि हाँ भाई, इनकी एक सेट लिमिट है और ये उसके अंदर ही हो सकते हैं, या फिर उससे बस ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ही ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जिन्वू के केस में ना इसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं। जितना ज्यादा ये अपने पावर सिस्टम के अंदर अपने आप को ट्रेन करता जाएगा, जितने ज्यादा पावरफुल बीइंग से लड़ता जाएगा, इसकी जो पावर स्केलिंग का लेवल है ना, उतना ही ज्यादा ब्रेक होता जाएगा। और ऐसे में ये बोलना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्वू सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ही इज अ ब्रोकन एनिमे कैरेक्टर, जिसके स्टार्टिंग एपिसोड से लेकर सीजन 1 के मिड तक तो थोड़ी बहुत इसकी जो स्टोरी आर्क है वो थोड़ी सी फ्लैट जरूर लगती है कि हाँ भाई, वही टिपिकल एनिमे सिनेरियोज है, अचानक भाई मेन हीरो के अंदर पावर आ गई और वो बच गया। लेकिन जैसे जैसे फिर स्टोरी आगे बढ़ती है ना, हमें पता चलता है कि इसके पावर लेवल्स और इसके पूरे स्टोरी आर्क में लेवल्स और लेयर्स कितने सारे हैं, कितने सारे हिडन सिनेरियोज हैं, कितने सारे अनटैप्ड पोटेंशियल को ये अपने अंदर दबाए बैठा है। और मांगा के अंदर भी जैसे जैसे हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इसके अंदर कोई और कैरेक्टर्स आते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिन्वू के जितने भी एक्शंस थे स्टोरी के अंदर, जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स या फिर चीजें हो रही थी, उन सब के स्पेसिफिक सेट रीजंस हैं, जिनकी वजह से मैंने जब रेडिट पे देखा तो रेडिट तो पूरा पागल हो चुका है भाई। वहां तो अलग अलग डिबेट चल रही है कि जिन्वू वर्सेस गोकू, जिन्वू वर्सेस सैटामा, अलग अलग लेवल पे फैंडम पागल हो चुका है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, और हाँ, मैं यहाँ पे आपको पागल नहीं कह रहा, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपके हिसाब से जिन्वू की जो पावर लेवल का पोटेंशियल है वो कितने ज्यादा अपर लेवल पे जा सकता है? और अगर हम इसको एग्जाम्पल के लिए कोई कंट्रोवर्सी ना करते हुए किसी और एनिमे के वर्ल्ड में या किसी और एनिमे कैरेक्टर के अगेंस्ट में खड़ा करते हैं, तो आपके हिसाब से इसके जीतने के या फिर ओवर द टॉप आने के कितने चांसेस हैं? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इसके साथ ही ये भी कमेंट करके बताना कि मेरी ये नई वीडियो सीरीज हीरो इनसाइडर का पहला एपिसोड जो कि मैंने जिन्वू पे बनाया है, ये आपको कैसा लगा। और अगर आप इस प्लेलिस्ट सीरीज के ऊपर इंटरेस्टेड हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग एनिमे के हीरोज, अलग अलग फिक्शंस के हीरोज, जिसमें कि ना सिर्फ एनिमे बल्कि मार्वल, डीसी या फिर किसी और भी फिक्शनल हीरो के यहाँ पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आऊं, तो बस एक छोटा सा कमेंट और कर देना, हीरो इनसाइडर +1, और मैं समझ जाऊंगा कि आप इस सीरीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसको और भी देखना चाहते हैं, और मैं भर भर के इसके अंदर कंटेंट आपको और भी बनाकर दे दूंगा। बाकी इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अब मैं आपसे
आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।